कर दूं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर आप सब खैर खैरियत से होंगे। और मंडे को आपकी स्टेज है थॉरिक्स की। तो आज जो है हम लोग रिवाइज करेंगे डायफ्राम और मीडियास्टिनम। ठीक है। तो डायफ्राम जो है वो रिवाइज करते हैं कि डायफ्राम जो है वो एक थिन मास्कुलर टेंडनस सेप्टम है जो कि सेपरेट करते हैं चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से नीचे। ऊपर चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी बिलो है और ये इसको एक पार्टीशन के तौर पे एक ये मस्कुलर टेंडनस सेप्टम है। ठीक है। इट इज पेयर्स बाय द स्ट्रक्चर दैट पास बिटवीन द चेस्ट एंड द एब्डोमेन। और जो है कुछ चीज़ें चेस्ट में से पास करके एब्डोमेन में जाएंगी और इसको पेयर्स करेंगी। ठीक है। द डायफ्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल ऑफ रिस्पिरेशन। ठीक है। एज यू ऑल नो कि ये मसल ऑफ रिस्पिरेशन है। ठीक है। इससे डायमीटर इंक्रीज होगा और एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है। It is a dome-shaped and consists of a peripheral muscular part which arises from the margin of the thoracic opening and a centrally placed tendon. ठीक है। The origin of the diaphragm can be divided into three parts. अब diaphragm की जो origin है वो basically three parts से arise करता है diaphragm. One from the sternal part, the other is from the costal part, and the third is from the vertebral part. Sternal part जो है arise from the posterior surface of xiphoid process के posterior aspect से ये arise करेगा sternal part of the diaphragm. ठीक है। कॉस्टल पार्ट जो है वो अराइज करेगा लोअर सिक्स रिब्स एंड द कॉस्टल कार्टिलेजेस से। ठीक है। देन वी हैव वर्टिबल पार्ट ऑफ द डायफ्राम। इट अराइजेस फ्रॉम द वर्टिबल कॉलम और क्यूरेरास एंड फ्रॉम द आर्कुएट लिगामेंट्स। ठीक है। अच्छा, आगे जो है क्यूरेरा ऑफ डायफ्राम, राइट क्रस एंड लेफ्ट क्रस जो है उसको हम क्यूरेरास कहते हैं डायफ्राम के। राइट क्रस अराइज फ्रॉम द साइड ऑफ द बॉडीज ऑफ द फर्स्ट थ्री लंबर वर्टिब्री। यानी कि राइट क्रस कहाँ से अराइज कर रहा है? फ्रॉम द साइड ऑफ द बॉडीज ऑफ द फर्स्ट थ्री लंबर वर्टिब्री का मतलब है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लंबर वर्टिब्री जो हैं वहां से उनकी बॉडीज के साइड से ये राइट क्रस अराइज करेगा। ठीक है। और इनकी इंटरवर्टिबल डिस्क इसके साथ वो भी शामिल है। ठीक है। लेफ्ट क्रस अराइज फ्रॉम द साइड ऑफ द बॉडीज ऑफ द फर्स्ट टू लंबर वर्टिब्रीज एंड द इंटरवर्टिबल डिस्क। तो अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी ये पढ़ाया है कि राइट क्रस जो है ना फर्स्ट थ्री लंबर वर्टिब्रीज और उनके इंटरवर्टिबल डिस्क से राइज करेगा, और लेफ्ट जो है फर्स्ट टू लंबर वर्टिब्रीज एंड द इंटरवर्टिबल डिस्क से राइज करेगा। ठीक है। अब lateral to the cuiratus, the diaphragm arise from the medial and lateral arcuate ligament. अब क्यूरेरा के लेटरली जो है ना डायफ्राम अराइज करेगा मीडियल एंड लेटरल आर्कुएट लिगामेंट से। ठीक है। द मीडियल आर्कुएट लिगामेंट एक्सटेंड फ्रॉम द साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द सेकंड लंबर वर्टिब्री टू द टिप ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट लंबर वर्टिब्री। अब ये मीडियल आर्कुएट लिगामेंट राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे दोनों से। ठीक है। तो हम एक जगह की बात कर लेते हैं कि मीडियल आर्कुएट लिगामेंट एक्सटेंड करेगा फ्रॉम द साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द सेकंड नंबर वर्टिब्री के बॉडी के साइड से वो अराइज करेगा और वो फर्स्ट नंबर वर्टिब्री के ट्रांसवर्स प्रोसेस तक एक्सटेंड करेगा। तो ये आपका जो है वो मीडियल आर्कुएट लिगामेंट है। ठीक है। तो इसके बाद नाम से ही पता चल रहा है कि मीडियल साइड पर है, उसके बाद लेटरल अराइज करेगा। लेटरल आर्कुएट लिगामेंट एक्सटेंड फ्रॉम द टिप ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट लंबर वर्टिब्री। वहीं से जहां पर आपका मीडियल आर्कुएट लिगामेंट की इंसर्शन हो गई। ठीक है। वहीं से आपका लेटरल आर्कुएट लिगामेंट जो है ना अराइज करेगा और वो कहाँ एक्सटेंड करेगा? टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द 12th रिब तक। ठीक है। राइट साइड पे भी एंड लेफ्ट साइड पर भी, दोनों साइड्स पे। ठीक है। हमने राइट क्रस की ओरिजिन पढ़ी, हमने लेफ्ट क्रस की ओरिजिन पढ़ी। उसके बाद जो है क्यूरेरास के और लेटरली जाएं तो मीडियल एंड लेटरल आर्कुएट लिगामेंट्स हैं। फर्स्ट मीडियल आर्कुएट लिगामेंट अराइज करेगा। ठीक है। उसके लेटरली जो है ना लेटरल आर्कुएट लिगामेंट जो है ना वो अराइज करेगा और कहाँ तक? 12 रिब तक एक्सटेंड करेगा, उसके लोअर बॉर्डर तक। The medial border of the two cureras are connected by median arcuate ligament. जो medial border है दोनों cureras का, ठीक है ना, right and left cureras का जो medial border है वो connected होंगे median arcuate ligament से। ठीक है। which cross over the anterior surface of the aorta cross करेंगे। ठीक है। shape of the diaphragm as seen from in front, the diaphragm curves up into right and left dome और क्यूपुला। ठीक है। ये डोम की तरह का होता है, राइट और लेफ्ट डोम्स हैं इसकी। द राइट डोम रीचेस एज हाई एज द अपर बॉर्डर ऑफ द फिफ्थ रिब तक ये एक्सटेंड करेगा और लेफ्ट डोम जो है ना वो रीच करेगा लोअर बॉर्डर ऑफ द फिफ्थ रिब तक। ठीक है। लेफ्ट डोम जो है वो जो है मैंने आपको बताया कि राइट डोम जो है अपर बॉर्डर ऑफ द फिफ्थ रिब और लेफ्ट डोम जो है लोअर बॉर्डर ऑफ द फिफ्थ रिब तक। ठीक है। उसके बाद जो है सेंट्रल टेंडन लाइट द लेवल ऑफ द जीफी स्टर्नल ज्वाइंट।
जीफी स्टर्नल जहाँ बॉडी ऑफ स्टर्नल और जीफॉइड प्रोसेस ज्वाइन करते हैं, उस लेवल पर आपका सेंट्रल टेंडन जो है वो लाई करेगा। द डोम सपोर्ट द राइट एंड लेफ्ट लंग को, यानी कि जो डोम्स है राइट एंड लेफ्ट डोम्स, वो राइट एंड लेफ्ट लंग को सपोर्ट करेंगी। वेयर इज द सेंट्रल टेंडन सपोर्ट द हार्ट, और सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम हार्ट को सपोर्ट करता है। ठीक है। द लेवल ऑफ द डायफ्राम वेरी विद द फेस ऑफ रेस्पिरेशन। डायफ्राम का जो लेवल है वो वेरी करता है रेस्पिरेशन के फेस के साथ, द पोस्चर के साथ, और डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमिनल विसरास के साथ। ठीक है। द डायफ्राम इज लोअर व्हेन अ पर्सन इज सिटिंग और स्टैंडिंग। जब एक शख्स जो है वो बैठा हुआ है, बैठी हुई हालत में या खड़ी हुई हालत में है, ठीक है, डायफ्राम जो है उस सूरत हाल में लोअर होता है। ठीक है। इट इज़ हायर इन द सुपाइन पोजीशन एंड आफ्टर अ लार्ज मील। तो जो है वो सुपाइन पोजीशन में और लार्ज मील में ये हाई अप होता है। ठीक है। नर्व सप्लाई ऑफ द डायफ्राम में मोटर नर्व सप्लाई है, द राइट एंड लेफ्ट फ्रेनिक नर्व इसको सप्लाई करती है, उसका रूट वैल्यू C3, C4 एंड C5 है। सेंसरी नर्व सप्लाई द पैराइटल प्लूरा एंड पेरिटोनियम कवरिंग द सेंट्रल सर्फेस ऑफ द डायफ्राम आर फ्रॉम द फ्रेनिक नर्व एंड द पेरिफेरी ऑफ द डायफ्राम इज फ्रॉम द लोअर 6 इंटरकॉस्टल नर्व। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास नर्व सप्लाई के बाद जो है फंक्शन ऑफ द डायफ्राम। डायफ्राम के जो फंक्शंस हैं वो भी मैंने आपको जो है वो डिटेल में पढ़ाए थे, तो आज चूंकि हम रिविजन कर रहे हैं तो इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। ऑन कॉन्ट्रैक्शन द डायफ्राम पुल डाउन। ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन पे डायफ्राम नीचे जाएगा, इट सेंट्रल टेंडन इंक्रीज द वर्टिकल डायमीटर ऑफ द थॉरिक्स। जब नीचे जाएगा डायफ्राम तो वर्टिकल डायमीटर ऑफ द थॉरिक्स जो है वो बढ़ा देगा। सही है। मसल ऑफ द इंस्पिरेशन ऑन कॉन्ट्रैक्शन द डायफ्राम पुल इट सेंट्रल टेंडन डाउन एंड इंक्रीज द वर्टिकल डायमीटर ऑफ द थॉरिक्स। The diaphragm is the most important muscle used in inspiration. ठीक है। Muscle of abdominal straining. The contraction of diaphragm assists the contraction of the muscle of the anterior abdominal wall in raising the intra-abdominal pressure for micturition, defecation, and parturition. This mechanism is further aided by the person taking a deep breath and closing the glottis of the larynx. The diaphragm is unable to rise because of the air trap in the respiratory tract. ठीक है। Now and again air is allowed to escape producing a grunting sound. फिर वेट लिफ्टिंग मसल के फंक्शन किस तरह है, थोरैको एब्डोमिनल पंप। ठीक है। ये सारा मैंने आपको पिछले अपने लेक्चर में रिवाइज भी कराया है और पढ़ाया भी है। अब डायफ्राम की जो ओपनिंग है उसमें मेजर ओपनिंग है और माइनर ओपनिंग्स है। जो मेजर ओपनिंग्स है उसमें आपको पता है अयोटिक ओपनिंग है, इसोफेजियल ओपनिंग है और केवल ओपनिंग है। ठीक है। और जो माइनर ओपनिंग्स हैं वो हम उसको बाद में देख लेते हैं। अयोटिक ओपनिंग जो है, एक तो उसका लेवल पता होना चाहिए। इंटीरियर टू द बॉडी ऑफ द 12th thoracic vertebrae के इंटेक ओपनिंग है। ठीक है। between the curaras. It transmit the aorta, the thoracic duct and the ischias vein, यानी aortic hiatus से aorta पास करेगा, thoracic duct करेगी, ischias vein करेगी। ठीक है। और बेसिकली ये एक जो है किसी को पेयर्स करके नहीं जा रहा है। लाइक इसोफेजियल ओपनिंग वो डायफ्राम को पेयर्स करती है, केवल ओपनिंग भी डायफ्राम को पेयर्स करती है, मगर अयोटा की ओपनिंग जो है वो बैक साइड पर है। ठीक है। अच्छा जी, इसोफेजियल ओपनिंग लाइट द लेवल ऑफ द 10th thoracic vertebrae इन अ स्लिंग ऑफ मसल फाइबर ड्राइव फ्रॉम द राइट क्रस्ट से वो ड्राइव होते हैं। ठीक है। 10th thoracic vertebrae का लेवल है। इट ट्रांसमिट द esophagus, राइट एंड लेफ्ट वेगस नर्व, द esophageal branches of the left gastric vessels and the lymphatic from the lower third of the esophagus. ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास केवल ओपनिंग, लाइज एट द लेवल ऑफ द 8th thoracic vertebrae। जो केवल ओपनिंग है वो किस लेवल पर है, वो 8th thoracic vertebrae के लेवल पे सेंट्रल टेंडन में, और इन्फीरियर वेना केवा वहां से गुजरेगा, और राइट फ्रेनिक नर्व की टर्मिनल ब्रांचेस। ठीक है। अब जो माइनर ओपनिंग्स हैं या अदर ओपनिंग्स उसको कह लें, इन एडिशन टू दीज ओपनिंग द सिंपैथेटिक स्प्लेनिक नर्व पेयर्स द क्यूरेरा, द सिंपैथेटिक ट्रंक पास पोस्टीरियर टू द मीडियल आर्कुएट लिगामेंट ऑन ईच साइड। ठीक है। उसके पीछे से गुजरेगा। अच्छा जी, एंड द सुपियर एपिगैस्ट्रिक वेसल पास between the sternal and costal region of the diaphragm on each side. Okay. अच्छा जी, ये अब आप देख सकते हैं डायग्राम, यहाँ पर सारा का सारा जो है ओपनिंग्स भी आपको नजर आ रही हैं। ठीक है। डायफ्राम आप उसका व्यू देख सकते हैं। ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कौन सी ओपनिंग है, इन्फीरियर वेना केवा की। ठीक है। ये हम डायफ्राम के इन्फीरियरली देख रहे हैं।
अच्छा जी, उसके अलावा आपको यहाँ पर इसोफेगस की ओपनिंग मिल रही है, वेगाए नजर आ रहे हैं इसोफेगस के साथ, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट वेगस जो है वो कैसे उसके साथ ट्रेवल करते हैं और कैसे जो है लेफ्ट वाला इंटीरियर आता है वेगस नर्व, और जो राइट वाली वो पोस्टीरियर वेगस, यानी कि राइट लेफ्ट वेगस नर्व एंटीरियर स्पेक्ट पे पड़ी होती है, ठीक है, और जो राइट वेगस नर्व है पोस्टीरियर स्पेक्ट पे पड़ी होती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको नजर आ रहा है राइट क्रस ऑफ द डायफ्राम एंड यू कैन सी लेफ्ट क्रस ऑफ द डायफ्राम, दोनों क्यूरेरास आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप मीडियन आर्कुएट लिगामेंट देख सकते हैं जो कि अयोटा के ऊपर आपको क्रॉसओवर नजर आ रहा है, फिर मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, ठीक है। उसके और लेटरल जाएं तो लेटरल आर्कुएट लिगामेंट नजर आ रहा है आपको, यानी कि राइट और लेफ्ट क्रस की अगर आप लेटरल जाते हैं तो मीडियल आर्कुएट लिगामेंट है, और उसके और लेटरल जाएं तो लेटरल आर्कुएट लिगामेंट है, और आपस में कनेक्टेड हैं मीडियन आर्कुएट लिगामेंट से, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 रिब नजर आ रही है आपको, ठीक हो गया। सबकॉस्टल नर्व नजर आ रही है, उसके अलावा सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम नजर आ रहा है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ द डायफ्राम। अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ द डायफ्राम जो है, अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ द डायफ्राम जो है उसमें मैंने आपको पिछले भी अपनी क्लास में और फिर रिवाइज भी कराया था, तो उसमें आप देख सकते हैं कि पैरालिसिस ऑफ द डायफ्राम है, ठीक है। अच्छा जी, पेनिट्रेटिंग इंजरीज ऑफ द डायफ्राम है। जो पैरालिसिस ऑफ द डायफ्राम है, अ सिंगल डोम ऑफ द डायफ्राम मे बी पैरालाइज्ड बाय क्रशिंग और सेक्शनिंग ऑफ द फ्रेनिक नर्व, यानी राइट साइड का डायफ्राम या लेफ्ट साइड का डायफ्राम वो या पैरालाइज कर रहे हैं क्रश करने से या सेक्शन करने से फ्रेनिक नर्व का नेक में, ठीक है। और ये टीबी की ट्रीटमेंट के लिए किया जाता था, ठीक है। और व्हेन द फिजिशियन विशेस टू रेस्ट द लोअर लोब ऑफ द लंग ऑन वन साइड पे, ठीक है। ओकेजनली द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द फिफ्थ सर्वाइकल स्पाइनल नर्व जॉइन द फ्रेनिक नर्व लेड एज अ ब्रांच फ्रॉम द नर्व टू द सबक्लेवियस मसल, ठीक है। This is known as the accessory phrenic nerve. To obtain complete paralysis under these circumstances, the nerve to be subclavius muscle must also be section, जो आपस में बाद में क्या कहते हैं ज्वाइन करेगी, ठीक है। फ्रेनिक नर्व एसेसरी, ये जो फिफ्थ सर्वाइकल स्पाइनल नर्व ज्वाइन करेगी फ्रेनिक नर्व को, ठीक है ना। तो उस वाली फिर हमें उस सप्लाई को भी सेक्शन करना पड़ेगा ताकि कंप्लीट रेस्टिंग हो जाए डायफ्राम की, ठीक है, फॉर सर्टेन ट्रीटमेंट। अच्छा जी, पेनिट्रेटिंग इंजरीज ऑफ द डायफ्राम, सॉरी, penetrating injuries can result from stab or bullet wound to the chest or abdomen. अब ये penetrating injuries जो हैं वो stab wounds या bullet wounds कह सकते हैं chest में या abdomen में, ठीक है। Any penetrating wounds to the chest below the level of the nipple should be suspected of causing damage to the diaphragm. जो एक लेवल सर्टन बताया निपल के लेवल से नीचे है तो ये सस्पेक्ट किया जाएगा कि डायफ्राम को भी डैमेज हो चुका है, ठीक है। अदर प्रूवन until proven otherwise. The arching dome of the diaphragm can reach the level of the fifth rib, ठीक है। अब hiccups जो हैं वो involuntary spasmodic contraction of the diaphragm accompanied by the approximation of the vocal folds and closure of the glottis of the larynx, ठीक है। ये common होता है normal individuals में after eating, drinking as a result of gastric irritation of the vagus nerve ending के irritation से होता है, ठीक है। और इसके अलावा ये कुछ डिजीजेस के सिम्टम्स में भी जैसे प्लोरेसी, पेरिटोनाइटिस और पेरिकार्डाइटिस में भी हिकअप्स होते हैं जिसको हम हिचकी कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये आपके स्क्रीन पे शो रही है डायग्राम जिसमें आपको नजर आ रहा है इसोफेगस, डिसेंडिंग थोरेसिक अयोटा, ठीक है। ये और इंफीरियर वेना केवा, ये सारे के सारे आपको इसका पैसेज नजर आ रहा है डायफ्राम से, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं इंफीरियर वेना केवा डायफ्राम से कैसे पेयर्स करके ऊपर की जानिब जा रहा है। फिर आपको नजर आ रहा है कि इसोफेगस जो है उसकी इसोफेजियल ओपनिंग है और राइट क्रस्ट में, ठीक है, उसके अराउंड स्लिंग बन जाएगी राइट क्रस्ट के फाइबर से, ठीक है।
उसके अलावा डिसेंडिंग थोरेसिक एयोटा की यहाँ पीछे इसोफेजियल हाइटस ओपनिंग है, जो कि ये एयोटा जो उसको पेयर्स नहीं करता, वहाँ ओपनिंग है, वहां से ये देखिए आपको नजर आ रहा है उसका पैसेज। ठीक है, अच्छा जी। अब आप देख सकते हैं कि एयोटा जो है उसके राइट एंड लेफ्ट क्यूरेरास आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, राइट साइड पे एंड लेफ्ट साइड पे, दोनों साइड पे आपको क्यूरेरास नजर आ रहा है। जहां स्टमक है वो लेफ्ट साइड है, ठीक है, जहां वेना कैवा है वो राइट साइड है। ठीक है जी, आगे मूव करते हैं हम। उसके अलावा मूव करने से पहले अब आप ये भी देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर नर्व्स भी नजर आ रही हैं साथ साथ। ठीक है, अब आप ये देखें, अब आपको जो है जो सेक्शन दिखाया है उसमें आप देख सकते हैं इन्फीरियर वेना कैवा कैसे जो है वो डायफ्राम को पेयर्स करके अपवर्ड मूव कर रहा है। इसी तरह इसोफेगस की ओपनिंग है। ठीक है, इस तरह एयोटा आपको नजर आ रहा है पीछे से। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम। ये फिर आप देख सकते हैं इसमें वीना केवा जो है वो कैसे ये जो है डायफ्राम को पेश करता हुआ ऊपर नजर आ रहा है आपको। ठीक है, वीनस सारा सिस्टम आपको नजर आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ एक मैंने काफी सारी आपके लिए डायग्राम्स जो यहाँ पर इस प्रेजेंटेशन में डाली थी। ठीक है, अब आप ये मस्कुलर भी देख सकते हैं डायफ्राम का पोर्शन, और टेंडनस भी आपको ग्रेश सा पोर्शन नजर आ रहा है। ठीक है, और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्रेनिक नर्व जो है अपनी अकम्पनी वेसल के साथ कैसे डायफ्राम को जो है ना वो सप्लाई कर रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये भी वही डायग्राम है। सही है, आगे चलते हैं। चलें जी, अब यहाँ ऑलमोस्ट हमारी जो है डायफ्राम से रिलेटेड प्रेजेंटेशन जो है रिवीजन वो कंप्लीट हो गई है। दिखा देती हूँ बेटा मैं आपको हिकअप्स वाली स्लाइड्स। जी जी, इसके बाद जो है वो हम आई होप आपने जो है वो इसका पिक्चर लेनी है, आपने डिस्क्रिप्शन देखनी है, क्योंकि मैंने इसको समझा दिया है। अगर कोई मुश्किल है तो आप फिर पूछ लो मुझसे। ठीक है, अब मैं रिवाइज कराऊंगी बेटा जो है मीडियास्टिनम। ठीक है, मैं मीडियास्टिनम की जो है वो हम रिवीजन करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैक्सिमम जितना भी मेरे लेक्चर्स हो गए हैं, आपकी मंडे को स्टेज है, तो जितने भी मेरे से टॉपिक्स आपको रिवाइज होंगे लास्ट सैटरडे पे वो मैं आपको रिवाइज कर दूंगी। ठीक है, रिवाइज करा दूंगी आपको। तो उसमें से हम लोगों ने डायफ्राम कर लिया है। तो मीडियास्टिनम चूंकि बहुत लेंदी टॉपिक है और थोड़ा सा जो है उस पे हम जरा सा कोशिश करेंगे कि इसको खत्म कर दूं और थोड़ा सा ब्रीफ रैपिड इसका रिव्यू करूं मैं आपके साथ ना। तो मीडियास्टिनम जो है बेटा उसमें एक मूवेबल पार्टीशन दैट एक्सटेंड्स freely to the thoracic outlet and the root of the neck and inferiorly to the diaphragm। अब ये एक मीडियास्टिनम है, इमेजिनरी एक स्पेस है। ठीक है, अब इसकी जो एक्सटेंट बताइए। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है? ऊपर तो आपके रूट ऑफ द नेक तक है जिसको हम थोरेसिक आउटलेट, और नीचे डायफ्राम तक है। ठीक है, इट एक्सटेंड इंटीरियर टू द स्टर्नम एंड पोस्टीरियर टू द वर्टिबल कॉलम। अब इसकी एक्सटेंशन इंटीरियरली स्टर्नम तक बताइए, पोस्टीरियरली वर्टिबल कॉलम तक है। अच्छा जी, इट कंटेन द रिमेन ऑफ द थाइमस। अब इसके अंदर कंटेंट्स जो बताए हैं मीडियास्टिनम में वो ये हैं कि थाइमस है, हार्ट है, उसकी ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स में जब भी आता है तो उसमें आर्टरीज, वेन्स दोनों इंक्लूड हो जाती हैं। ट्रेकिया, एसोफेगस, थोरेसिक डक्ट, लिम्फ नोड, वेगाई एंड फ्रेनिक नर्व एंड सिम्पैथेटिक ट्रंक। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं डायग्राम। अब डायग्राम में आपको नजर आ रहा है ये बच्चों को आज सुनो, बच्चों को शो नहीं हो रहा। हाँ बेटा वेट करें, आपको अभी ना शो हो जाती हैं स्लाइड्स। ये पॉज हो गया है, होगी, हो रही है बेटा आप लोग को स्लाइड शो अप? आप में से कोई आंसर कर दे। नहीं, इसमें पॉज लिखा आ रहा है, यहाँ पॉज लिखा हुआ है।
ठीक है। बेटा आपको कुछ शो नहीं हो रहा है मीडियास्टिनम से रिलेटेड? मीडियास्टिनम से रिलेटेड आपकी शो नहीं हो रही? मतलब शो नहीं हो रही है उनको? हाँ, मगर मैंने दोनों उसी पे डाले हुए थे। पॉज क्यों आ गया? शेयरिंग इज पॉज। स्टॉप करके फिर शेयर कर दें। चलिए जी, अब आपको शो हो रही है? ओके। अच्छा जी, अब हम जो है डायग्राम में आपको बता रही थी, तो उसमें जो है आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने किस तरह सुपीरियर इन्फीरियर मीडियास्टिनम को जो है वो डिवाइड किया है। जो है एक इमेजिनरी प्लेन है जो कि एंगल ऑफ लोएस्ट या स्टर्नल एंगल से पास करेगा टू द इंफीरियर लोअर बॉडी ऑफ फोर्थ थोरैसिक वर्टिब्री। ठीक है, और इस तरह इसकी डिवीजन हो जाएगी इनटू सुपीरियर इन्फीरियर मीडियास्टिनम। इन्फीरियर मीडियास्टिनम इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू एंटीरियर मिडिल एंड पोस्टीरियर मीडियास्टिनम। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है अब आप ये देख सकते हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है, इसमें आपको ट्रेकिया, इसोफेगस, आर्च ऑफ अयोटा, डिसेंडिंग थोरैसिक अयोटा, ठीक है, सब नजर आ रहा है। अच्छा जी, अब मीडियास्टिनम की वही डिवीजन जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हमने इसको डिवाइड करना है इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर मीडियास्टिनम बाय एन इमेजिनरी plane passing from the sternal angle anteriorly to the lower border of the body of fourth thoracic vertebrae posteriorly। ये अभी अभी मैंने आपको डायग्राम से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ये रिटन स्लाइड है, जिसने कॉपी करनी है वो कर सकता है। ठीक है, तो इंफीरियर मीडियास्टिनम को फर्दर सब डिवाइड करते हैं इनटू एंटीरियर मिडिल एंड पोस्टीरियर। ये भी मैंने आपको अभी जो है वो बताया है। ठीक है, अब इंटीरियर मीडियास्टिनम जो है उसमें थाइमस है, और मिडिल में हार्ट एंड पेरिकार्डियम है, पोस्टीरियर में जो है वो आपका इसोफेगस है, डिसेंडिंग थोरैसिक अयोटा है। और हम इसको सब्सिक्वेंट स्लाइड्स के साथ साथ मजीद रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सुपीरियर मीडियास्टिनम अरेंज इन द फॉलोइंग ऑर्डर फ्रॉम इंटीरियर टू पोस्टीरियर। अब इसकी अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट्स में है थाइमस, फिर लार्ज वेन्स, लार्ज आर्टरीज, ट्रेकिया, इसोफेगस, थोरैसिक डक्ट एंड सिंपैथेटिक ट्रंक। ठीक है, अब सुपीरियर मीडियास्टिनम की बाउंड्रीज में आपको जैसे मैंने पहले बताया कि वो बाउंड होगा इंटीरियरली या फ्रंट पे मेनिब्रम स्टर्ना से, और जो पीछे फर्स्ट फोर्थ थोरैसिक वर्टिब्री से। ठीक है, इंफीरियर मीडियास्टिनम के कंटेंट्स हैं थाइमस, हार्ट विद इन द पेरिकार्डियम, phrenic nerve on each side, esophagus, thoracic duct, descending aorta and sympathetic trunk। ठीक है, जिस रेलिवेंट आपके पोर्शन से उसे कंटेंट पूछे जाएं, आपने सिर्फ वही लिखने हैं। अगर आपके सुपीरियर मीडियास्टिनम से पूछे जाते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ सुपीरियर मीडियास्टिनम के कंटेंट्स लिखेंगे। ऐसे नहीं है कि आप जो है वो सुपीरियर इंफीरियर की भी सब डिविजन के इंटीरियर मिडिल एंड पोस्टीरियर ये सारे नहीं लिखने। जिस रिक्वायर्ड आपके मीडियास्टिनम का क्वेश्चन है, आपने उसी से रिलेटेड उसकी बाउंड्रीज बतानी है। ठीक है, और उसी से रिलेटेड आपने उसके कंटेंट्स बताने हैं, और उसी से रिलेटेड आपने उसकी अप्लाइड एनाटॉमी जो है वो डिस्कस करनी है। रेलिवेंट चीजों के साथ आप रेलिवेंट रहें। ठीक है, फिर आगे हम मूव करते हैं बाउंड्रीज ऑफ इंफीरियर मीडियास्टिनम। वो बाउंडेड है फ्रंट पे स्टर्नम से, बेसिकली बॉडी ऑफ स्टर्नम। ठीक है, और पीछे जो लोअर एट थोरैसिक वर्टिब्री। ठीक है, अब इसकी अप्लाइड एनाटॉमी जो है वो हम देखते हैं मीडियास्टिनम की डिफ्लेक्शन ऑफ मीडियास्टिनम। ठीक है, इन द कैडेवर द मीडियास्टिनम एज अ रिजल्ट ऑफ द हार्डनिंग इफेक्ट ऑफ द preserving fluid is an inflexible fixed structure. In the living, it is very mobile. Lungs, heart, and large arteries are in rhythmic pulsation, and the esophagus distend as each bolus of food pass through it. Okay? यानी कैडेवर में तो आपको पता है फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, और जो लिविंग है उसमें ये चूंकि चीज़ें मोबाइल है, लंग्स, हार्ट और आर्टरीज रिदमिक पल्सेशन के साथ। ठीक है, डिस्टेंशन होना है, एसोफेगस ने बोलस ऑफ फूड ने पास करना है वहाँ से।
ठीक है। उसके बाद आ जाता है जैसे कि एयर एंटर होती है प्लूरल कैविटी में, उस कंडीशन को हम कहते हैं नीमोथोरिक्स। ठीक है। तो उस साइड पे जहां पर एयर एंटर हो गई है प्लूरल कैविटी में, तो उस जगह का लंग कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है। और मीडियास्टिनम डिस्प्लेस हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा ऑपोजिट साइड पे। ठीक है। अब ये जो कंडीशन है इसमें पेशेंट जो है वो ब्रेथलेस हो जाता है। ठीक है। शॉक में चला जाता है। एग्जामिनेशन पे जब देखा जाता है तो ट्रेकिया और हार्ट जो है ना वो डिस्प्लेस होते हैं ऑपोजिट साइड पे। ठीक है। जहां पर यानी कि जहां पर एयर एंटर हो गई है वहां से तो सारी चीजें कोलैप्स कर गई हैं लंग की। ठीक है ना। तो ये जो शिफ्टिंग है ये टुवर्ड्स नॉर्मल साइड हो जाएगा। ठीक है। मीडियास्टेनाइटिस, आइटिस जहां लिखा होता है, जैसे कि मैं आपको बार बार बताती हूँ, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। ठीक है। The structure that make up the mediastinum are embedded in loose connective tissue that is continuous with that of the root of the neck. Thus, it is possible for deep infection of neck to spread readily into the thorax. अब जो infection neck में हो जाता है, ठीक है, वो spread कर जाएगा thorax में, और उस तरह ये infection के spread होने की वजह से neck से thorax में मीडियासिनाइटिस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। पेनिट्रेटिंग वुंड ऑफ द चेस्ट इन्वॉल्विंग द एसोफेगस में प्रोड्यूस है मीडियास्टिनाइटिस। अब ये पेनिट्रेटिंग वुंड्स हो, बुलेट वुंड्स हो, स्टैब वुंड्स हो, ठीक है, चेस्ट के, तो ये इन्वॉल्व करेगा एसोफेगस को, तो इस तरह भी जो है मीडियास्टिनाइटिस की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। इन इसोफेजियल परफोरेशन एयर एस्केप इनटू द कनेक्टिव टिश्यू स्पेस। अब अगर इसोफेगस की परफोरेशन हो गई है, ठीक है, अब वो परफोरेशन कोई जो है डिजीज की वजह से है, ठीक है, या किसी जो है इंजरी की वजह से है, ठीक है, एयर वहां से escape होके कनेक्टिव टिश्यू स्पेस में जाएगी एंड असेंड बीनीथ द फेशिया टू द रूट ऑफ द नेक तक असेंड करेगी। ठीक है। और इस तरह जब वो रूट ऑफ द नेक पे ये एयर escape करेगी तो आपको क्रैकलिंग साउंड फील होते हैं, जो कि सबक्यूटेनियस एम्फीसीमा कहलाता है। ठीक है। Mediastinal tumors or cysts, because many vital structures are crowded together within the mediastinum, their function can be interfered with by an enlarging tumor or organ. ठीक है। जब भी कोई ट्यूमर ऑर्गन जो है उसके फंक्शन उस जगह के डिस्टर्ब कर देगा। अ ट्यूमर ऑफ द लेफ्ट लंग कैन रैपिडली स्प्रेड टू इन्वॉल्व द मीडियास्टिनल लिम्फ नोड। ठीक है। लेफ्ट लंग का जो ट्यूमर है वो रैपिडली इन्वॉल्व करेगा मीडियास्टिनम के लिम्फ नोड को। ठीक है। और इस तरह वो इनलार्ज हो जाएंगे और कंप्रेस करेंगे लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व को, प्रोड्यूसिंग पैरालिसिस ऑफ द लेफ्ट वोकल फोल्ड्स की पैरालिसिस हो जाएगी। ठीक है। एंड एक्सटेंडिंग सिस्ट और ट्यूमर्स कैन पार्शियली occlude the superior vena cava, causing severe congestion of the veins of the upper part of the body. Other pressure effect can be seen on the sympathetic trunk, phrenic nerve, and sometimes the trachea, main bronchi, and esophagus. ठीक है। मीडियास्टिनोस्कोपी, ये सारे के सारे जितने भी मैं आपको इसकी अप्लाइड करा रही हूँ, क्लिनिकल्स करा रही हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप जो है वो रीड कर लें और जो है इसको जो है एक ब्रीफ उसमें ले लें। ठीक है। क्योंकि इसका छोटा छोटा सा नोट लिखने को आ जाता है, बहुत मेजर चीज़ें नहीं लिखने को आती। और ये जो काफ़ी मैंने आपको इसको रिवाइज कराया है, ठीक है, तो इन चीज़ों पे आप फोकस कर लें। ये यहाँ तो आपके एमसीक्यू रिलेटेड आएंगे, ठीक है, और यहाँ इसके ऊपर शॉर्ट नोट आएगा। मीडियास्टिनोस्कोपी एक जो है डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जो जिसमें हम लिम्फ नोड और जो है उसकी बायोप्सीज लेते हैं। उसके अलावा जो है a small incision is made in the midline in the neck just above the suprasternal notch and the supreme mediastinum is explored down to the region of the bifurcation of the trachea. The procedure can be used to determine the diagnosis and degree of spread of carcinoma of the bronchus. Basically हम mediastinoscopy इसलिए करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा क्योंकि ये सारा का सारा रिवाइज मैंने कई दफ़ा कराया है। ठीक है। अब तक तो आपकी टिप्स पे हो जाना चाहिए और यहीं से याद हो जाना चाहिए आपको स्टेज के लिए, क्योंकि मैंने कोई भी पोर्शन आपका जो है वो रेलेवेंट आपके टेक्स्ट से नहीं जो है ना ड्रॉप किया। और ईच एंड एवरी पॉइंट जो है वो बुक से रिलेटेड मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस किया है। The trachea is a mobile cartilaginous and membranous tube. It begins in the neck as a continuation of the larynx at the lower border of the cricoid cartilage at the level of the 6 cervical vertebrae.
It descends in the midline of the neck, in the thorax, the trachea, and below at the carina by dividing into right and left principal main bronchi at the level of the sternal angle opposite the disc between the fourth and fifth thoracic vertebrae. ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपके MCQ रिलेटेड होते हैं, ठीक है. In adults, the trachea is about 11.25 centimeter long and 2.5 centimeter in diameter. The posterior free surface of the cartilage are connected by smooth muscle, the trachealis muscle. ठीक है, जो posterior free surface है cartilage की, वो smooth muscle के साथ connected है, उस muscle को हम कहते हैं trachealis muscle. अच्छा जी, आगे move करते हैं हम. I hope जो है मीडियासम आपका रिवाइज हो जाए. Relations of trachea. Anteriorly, the sternum, thymus, the left brachiocephalic vein, the region of the brachiocephalic and left common carotid arteries and the arch of aorta. ये सारे के सारे आपके trachea के relation है कि anteriorly क्या क्या चीजें पड़ी हैं, ठीक है. Posteriorly जो esophagus of left and the left recurrent laryngeal nerve, ठीक है. और right side पे zygus है, right vagus है और pleura है. लेफ्ट साइड पे आर्च ऑफ aorta है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड है, लेफ्ट सप्लीमेंट आर्टरी है, लेफ्ट वेगस है, लेफ्ट फ्रेनिक नर्व है और प्लूरा है. यानी कि आप इसका कोई नमोनिक बना लें जिससे आपको इसके रिलेशंस याद रहें. फिर ब्लड सप्लाई जो है वो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो अपर 2/3 है वो इंफीरियर थायराइड आर्टरी से, क्योंकि ट्रैके के आगे थायराइड ग्लैंड जो है वो मौजूद होता है. वहीं से अपर 2/3 ऑफ ट्रेके अपनी आर्टीरियल सप्लाई थायराइड ग्लैंड की इंफीरियर थायराइड आर्टरी से ही ले लेगा और लोअर थर्ड इज सप्लाइड बाय द ब्रोंकियल आर्टरीज. ठीक है. लिम्फ ड्रेनेज ऑफ ट्रेकिया. लिम्फ ड्रेनेज जो है वो प्री ट्रेकियल, पैराट्रेकियल और डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड, ठीक है, ट्रेकिया के आगे, ट्रेकिया के साइड पे और डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में ये लिम्फेटिक ड्रेनेज होगी इसकी. आफ्टर दैट नर्व सप्लाई ऑफ ट्रेकिया, the sensory nerve supply from the vagi or and the recurrent laryngeal nerve. Sympathetic nerve supply the trachealis muscle. ठीक हो गया. Right principal bronchus. Right principal main bronchus is wider, shorter and more vertical than the left and is about 1 inches long. यानी कि अब जो ट्रेकिया है वो बाइफिकेट हो जाता है इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस में. ठीक है. राइट जो है वो उसका बारे में बताया कि वो वाइडर है, शॉर्टर है और वर्टिकल है. 2.5 सेंटीमीटर लंबा है. ठीक है. इसकी जो या 1 इंचेस इसकी मेजरमेंट है. और ये हाइलम एंटर होने से पहले राइट लंग के प्रिंसिपल ब्रोंकस जो है ना, एक सुपीरियर लोबार ब्रोंकस को जो है एक इसकी जो है ब्रांच निकल आएगी और जैसे ही वो हाइलम एंटर होगा तो वो डिवाइड हो जाएगा इनटू मिडिल एंड इंफीरियर लोबार ब्रोंकस में. ठीक है. लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस जो है जी वो कंपेयर अगर हम उसको राइट के साथ करें तो जाहिर सी बात है तभी कंपैरिजन होता है ना कि दोनों में कोई डिफरेंस है. अदरवाइज अगर दोनों एक जैसे हों तो कंपैरिजन का कोई जो है नहीं रूल नहीं बनता. तो लेफ्ट प्रिंसिपल मेन ब्रोंकस जो है वो नैरोअर है, लॉन्गर है और मोर हॉरिजॉन्टल देन द राइट. और तकरीबन वो 1 इंच था, ये 2 इंचेस है. ठीक है. which is 5 centimeter long. It passes to the left because below the arch of the aorta and in front of the esophagus. Okay. On entering the hilum of the left lung, the principal bronchus divide into superior inferior lobar bronchus. वहाँ हाइलम में दाखिल होने से पहले वो डिवाइड हो जाता है सुपीरियर में और जैसे वो एंटर होता है राइट वाला तो वो डिवाइड होता है मिडिल एंड इंफीरियर में. जबकि लेफ्ट वाला हाइलम में एंटर होने के बाद अपनी डिवीजन देता है इनटू सुपीरियर इंफीरियर लोबार ब्रोंकस में. ये आप देख लें. ठीक है. डायग्राम आपको शो हो रही है. आप देख रहे हैं कि ट्रेकिया है, प्रिंसिपल राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस है, उसके आगे आपको नजर आ रहा है पल्मोनरी ट्रंक. ठीक है. अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ ट्रेकिया. अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ ट्रेकिया जो है ट्रेकिया की कंप्रेशन है. ठीक है. यूनिलैटरल और बायलैटरल एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, वो ग्रॉस डिस्प्लेसमेंट या कंप्रेशन करेगा ट्रेकिया की. और अयोटिक आर्च एनेरिज्म की डायलिटेशन. ठीक है. अयोटिक आर्च की डायलिटेशन जिसको हम एनेरिज्म कहते हैं. ठीक है. उस स्पेसिफिक जगह का जिसको हम अगर अयोटिक एनेरिज्म कहें या डायलिटेशन ऑफ द अयोटिक आर्च कहें. ठीक है. तो वो कंप्रेस करेगा ट्रेकिया को. ट्रेकियाइटिस और ब्रोंकाइटिस. आइटिस मींस इन्फ्लेमेशन. ठीक है. अब ये जो है म्यूकोजल लाइनिंग द ट्रेकिया इज इनर्वेटेड बाय जो है ट्रेकिया की जो इनर्वेशन है वो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व से है. ठीक है. और यहाँ पर जो इन्फ्लेमेशन होगी तो उसकी जो सेंसेशन है वो बर्निंग सेंसेशन है इंस्टेड ऑफ एक्चुअल पेन. ओके. इनहेल फॉरेन बॉडीज में आ जाता है. लो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो है कौन कौन सी चीजें बच्चे जो है ना वो इनहेल कर लेते हैं.
निकल लेते हैं, जिसमें पिन, स्क्रूज, नट्स, बोल्ट्स, पीनट्स, part of chicken, bones, teeth, and entrail. Because the right bronchus is a wider and more direct continuation of the trachea, foreign bodies tend to enter the right instead of the left bronchus. From there, they usually pass into the middle or low bronchi. ब्रोंकोस्कोपी जो है वो फिजिशियन को हेल्प करती है एग्जामिन करने में ट्रैकिया की इंटीरियर को, ठीक है। इसकी बाइफिकेशन को हम करीना कहते हैं, और वहाँ से आपका जो है हम विजुलाइज करते हैं ब्रोंकोस्कोपी के थ्रू, और एक्सपीरियंस के साथ जो है लोबार तक जो फिजिशियन है वो एग्जामिन कर लेते हैं। अच्छा जी, इस प्रोसीजर से हम बायोप्सी ले सकते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन की, और इनहेल फॉरेन बॉडीज जो है उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर कोई सेफ्टी पिन ओपन भी है वहां से भी हम इसको रिमूव कर सकते हैं। और अगर फॉरेन बॉडी लेरिंग्स में लॉज्ड हो गई है, फंस गई है, तो इस मेथड से भी हम इस जो है ठीक है इसको रिमूव कर सकते हैं। और अगर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो उसको रिलीज करने के लिए जब एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे तो ट्रेकियोस्टमी करेंगे हम, ठीक है। ये राइट और लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस है, और ये आप जो आपको रिज नजर आ रही है करीना है, ठीक है। लार्ज वेन्स ऑफ द थॉरिक्स, लार्ज वेन्स ऑफ द थॉरिक में ब्रेकियोसेफेलिक वेन है, ठीक है। राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन इज फॉर्म बाय द रूट ऑफ द नेक, एट द रूट ऑफ द नेक बाय द यूनियन ऑफ द राइट सबक्लेवियन एंड द राइट इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है। राइट सबक्लेवियन और राइट इंटरनल जुगुलर वेन जब आपस में यूनाइट करेंगे तो राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन को बनाएंगे। और जो लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन भी इसी तरह लेफ्ट सबक्लेवियन एंड लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन के यूनियन की से लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेकियोसेफेलिक वेन जो है ना वो फॉर्म होगी, ठीक है। और उसके बाद जो लेफ्ट साइड का कोर्स है वो थोड़ा सा राइट से डिफरेंट है कि वो जो है ना वो पास करेगी ऑब्लिकली डाउनवर्ड, क्योंकि उसने रीच करना है राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन तक, ताकि इन दोनों ने की आपस में यूनियन से सुपीरियर वेना केवा की फॉर्मेशन हो सके, ठीक है। और ये जो है लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन जो है वो ऑब्लिकली डाउनवर्ड टू द राइट behind the manubrium sterni in front of the large branches of the aortic arch. It joins the right brachiocephalic vein to form the superior vena cava, ठीक है। मैंने आपको उर्दू में इंग्लिश में दोनों में बता दिया। अच्छा जी, सुपीरियर वेना केवा जो है वो contain all the venous blood from the head and neck and both upper limbs, and is formed by the union of the two brachiocephalic vein. It passes downward to end in the right atrium of the heart. The vena ezygos या ezygous vein joins the posterior aspect of the superior vena cava just before it enters the pericardium. यानी कि posterior surface of the superior vena cava पे ezygous vein इसको join करेगी pericardium में enter होने से पहले, ठीक हो गया। और सारा का सारा superior vena cava deoxygenated blood head and ये neck से, ठीक है, ये लेकर आएगा हेड एंड नेक से और अपर लिम्ब से और ड्रेन करेगा राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में। अब आप ये डायग्राम देख सकते हैं जिसमें आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये भी मैंने आपको काफी डिटेल में जो है डायग्राम समझाई थी, और अभी भी मैंने आपको काफी डिटेल में ही ये चीजें बताई हैं। तो अभी आप देखें कि राइट साइड तो राइट साइड ब्रेकियोसेफेलिक वेन उधर ही है, लेफ्ट साइड का जो कोर्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। उसके बाद एजाइगस वेन कैसे है, इसमें एजाइगस वेन कंसिस्ट करती है मेन एजाइगस वेन, इंफीरियर हेमिजाइगस वेन और सुपीरियर हेमिजाइगस वेन, ठीक है। फिर इंफीरियर वेना केवा जो है वो पेयर्स करेगा सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम को ऑपोजिट द एथोरेसिक वर्टिब्री, ठीक है, और राइट एट्रियम के लोअर पार्ट में एंटर हो जाएगा। फिर पल्मोनरी वेन्स जो है वो टू पल्मोनरी वेन्स leave each lung carrying oxygenated blood to the left atrium of the heart. Large arteries of the thorax में aorta है, arch of aorta, ascending aorta, then arch of aorta, descending thoracic aorta and abdominal aorta, ठीक है। जो aorta है वो मेन arterial trunk है जो डिलीवर करता है oxygenated blood from the left ventricle of the heart to the tissues of the body,
It is divided for purpose of description into following part, which is ascending arch of aorta, descending thoracic aorta and descending abdominal aorta. ठीक है, अच्छा जी। असेंडिंग आयोटा जो है ना उसका फिर वही बताया है कि कहाँ से वो राइज कर रहा है, बिगिन एट द बेस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड रन अपवर्ड, वो कोर्स है, where it become continuous with the arch of the aorta. The ascending aorta lies within the fibrous pericardium. ये भी आपके MCQ related है कि ascending aorta without fibrous pericardium है कि within fibrous pericardium है, तो ये lie within fibrous pericardium. ब्रांचेस में राइट कोरोनरी आर्टरी जो कि अराइज करती है एंटी आयोटिक साइनस से, और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी अराइज करती है लेफ्ट पोस्टी आयोटिक साइनस से, भी आपका एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चन है। Arch of aorta is a continuation of the ascending aorta. It lies behind the manubrium sterni and arches upward, backward, and to the left in front of the trachea. ठीक है, in front of the trachea. Okay. Become continuous with the descending aorta. A branches में brachiocephalic artery है, it which and divide into right subclavian and right common carotid artery. ये brachiocephalic artery की division बताइए। Arch of aorta से basically 3 arteries arise करती हैं, जिसमें brachiocephalic है, left common carotid, left subclavian। तो जो brachiocephalic artery further divide करती है into right common carotid and right subclavian में। ठीक है, left common carotid artery arise from the convex surface of the aortic arch on the left side of the brachiocephalic artery. It runs upward and to the left of the trachea and enters the neck behind the left sternoclavicular joint. The left subclavian artery arrives from the aortic arch behind the left common carotid artery. It runs upward along the left side of the trachea and the esophagus to enter the root of the neck. It arches over the apex of the left lung. ठीक है, descending thoracic aorta. The descending thoracic aorta lie in the posterior mediastinum and begins as a continuation of the arch of aorta on the left side of the lower border of the body of 4 thoracic vertebrae. It runs downward in the posterior mediastinum, inclining forward and medially to reach the anterior surface of the vertebral column. At the level of the 12th thoracic vertebrae, it passes behind the diaphragm in the midline and become continuous with the abdominal aorta. Okay. अब डिसेंडिंग thoracic aorta जो है उसकी branches जो हैं, posterior intercostal arteries are given off to the lower 9 intercostal space on each side. Subcostal arteries are given off on each side and run along the lower border of the 5th rib to enter the abdominal wall. ये डिसेंडिंग thoracic aorta की branches है. Pericardial, esophageal and bronchial arteries, ठीक है, are small branches that are distributed to these organs. अब ये देख लें आप, ठीक है, डायग्राम जो है आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। ठीक है, कैसे जो है वो आर्च ऑफ एओर्टा से ब्रांचेस कैसे निकल रही हैं। ठीक है, डिसेंडिंग thoracic एओर्टा की भी ब्रांचेस जो है वो मेंशन हुई हुई, पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी डिसेंडिंग thoracic एओर्टा की। ठीक है ना, फिर पल्मोनरी ट्रंक है। पल्मोनरी ट्रंक जो है वो कन्वेज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट टू द लंग। इट लीव द अपर पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल एंड रन्स अपवर्ड, backward and to the left. It is about 2 inches, which is 5 centimeter long, and terminate in the concavity of the aortic arch by dividing into right and left pulmonary arteries. Together with the ascending aorta, it is enclosed in the fibrous pericardium. यानी कि जो है ना ascending aorta के साथ ये enclose है fibrous pericardium में, and a sheet of serous pericardium. Okay. Branches, the right pulmonary artery runs to the right behind the ascending aorta and superior vena cava to enter the root of the right lung. The left pulmonary artery run to the left in front of the descending to enter the root of the left lung. जाहिर सी बात है वहीं जाके इनकी ऑक्सीजनेशन होगी, दोनों में स्प्लिट होंगे पल्मोनरी ट्रंक इनटू राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज, और वहां ऑक्सीजनेशन के लिए जाएंगे लंग्स में अपने रिस्पेक्टिव। ठीक है, thoracic duct ये begin below in the abdomen as a dilated sac, cisterna chyli. ठीक है, it ascends through the aortic opening in the diaphragm on right side of the descending aorta. It gradually crosses the median plane behind the esophagus and reaches the left border of the esophagus at the level of the lower border of the body of the 4 thoracic vertebrae. ठीक है, in short जो है ये सारा कोर्स है वो आप अपनी बुक से दोबारा से रीड आउट कर लें, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। और उसके बाद जो है इसने एट द रूट ऑफ द नेक द thoracic duct रिसीव करता है लेफ्ट जुगुलर, सबक्लेवियन, ब्रोंकियोमेडियास्टिनल लिम्फ नोड, ठीक है, ट्रंक्स को, although they may drain directly into the adjacent large veins. The thoracic duct thus conveys to the blood all
lymph from the lower limb, pelvic cavity, abdominal cavity, left side of the thorax and left side of the head and neck and left arm. ठीक है. राइट लिम्फेटिक डक्ट जो है वो देख लें आप अपनी एक दफा रीड कर लें. ठीक है. नर्व्स ऑफ द थॉरेक्स में वेगस नर्व है. राइट वेगस नर्व वो पूरा कोर्स है किस तरह है. ठीक है. लेफ्ट वेगस नर्व उसकी जो है ब्रांचेस भी हैं. ठीक है. कैसे सप्लाई है. राइट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व. राइट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व अराइज करती है राइट वेगस इन द नेक एंड hook around the subclavian artery and ascend between the trachea and esophagus. इसी तरह left recurrent laryngeal nerve arises from the left vagus trunk as the nerve crosses the arch of aorta. It hook around the ligamentum arteriosum and ascend in the groove between the trachea and the esophagus on the left side. It supply all the muscle acting on the left vocal folds. ठीक है. इसोफेगस बहुत इंपॉर्टेंट है आपका. ठीक है. इसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि 10 इंचेस है. इसकी आपको मेजरमेंट, इसकी आपको कंस्ट्रक्शंस के बारे में अच्छे से आपने याद करना है. ठीक है. बाकी भी चीज़ें याद करनी है मगर कुछ चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट होती हैं एमसीक्यू वाइज. ठीक है. तो esophagus is a tubular structure about 10 inches long that is continuous above with the laryngeal part of the pharynx opposite the 6 cervical vertebrae. It passes through the diaphragm at the level of the 10 thoracic vertebrae to join the stomach. In the neck, the esophagus lies in front of the vertebral column. Laterally, it is related to the lobe of the thyroid gland, and anteriorly, it is in contact with the trachea and recurrent laryngeal nerve. ये neck में तो इसके relations बता दिए मैंने आपको. ठीक है. और इसकी डायफ्राम में लेवल भी बता दिया कहाँ से पेयर्स करेगा, कितना इसकी लेंथ है. ठीक है. कहाँ से इसका ओरिजिन है और कहाँ तक इसकी टर्मिनेशन है. In the thorax, it passed downward and to the left through the superior and then to the posterior mediastinum. At the level of the sternal angle, the aortic arch pushes the esophagus over to the midline. अच्छा. अच्छा जी. एसोफेगस आई होप आपको क्लियर हो गया. ठीक है. उसके बाद उसके रिलेशंस जो हैं फ्रॉम अबव डाउनवर्ड आर एस फॉलो. इंटीरियरली, पोस्टीरियरली, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे. ठीक है. इंफीरियरली क्या रिलेशन है वो आप अपनी बुक से देख लें. आगे चलते हैं हम. ब्लड सप्लाई जो इसकी मेन है अपर 1/3, मिडिल 1/3 एंड लोअर 1/3. ठीक है. इसकी जो ब्लड सप्लाई अपर 1/3 ऑफ द एसोफेगस से वो इंफीरियर थायराइड आर्टरी के थ्रू सप्लाई है. मिडिल 1/3 से डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा की ब्रांचेस हैं और लोअर थर्ड ऑफ द एसोफेगस जो है वो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो कि डिसेंडिंग एब्डोमिनल एओर्टा की फर्स्ट ब्रांच है वहां से इसकी सप्लाई आ रही है सीलिएक ट्रंक से. ठीक है. और इसी तरह वीनस ड्रेनेज जो है अपर थर्ड जो वो ड्रेन करेगा इंफीरियर थायराइड वेन में, मिडिल थर्ड जो है इजाइगस वेन में और लोअर थर्ड जो है ना लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन में. ठीक है. लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो अपर 1/3 ऑफ द एसोफेगस का वो ड्रेन करता है डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में. मिडल वाले जो है सुपीरियर एंड पोस्टीरियर मीडियास्टिनल लिम्फ नोड में और लोअर 1/3 जो है वो लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड में जहां से ब्लड की सप्लाई है. ठीक है. नर्व सप्लाई ऑफ द esophagus is supplied by parasympathetic and sympathetic efferent and afferent fibers both vagi और sympathetic trunk दोनों के सूरत में esophageal nerve plexus से. ठीक है. अभी जो कंस्ट्रक्शंस हैं ठीक है ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए किस किस लेवल पर है. ठीक है. अच्छा जी. अब आप ये डायग्राम को मैंने आपको पहले भी शो मतलब दिखाई है जिसमें आपको नजर आ रहा है इसोफेगस की जो है एक तो कोर्स, इसके कंटेंट्स और कैसे इसका जो है वो ओपनिंग के थ्रू ये स्टमक में एंटर हो रहा है. ओके. और नर्व जो आपको इसोफेजियल प्लेक्सस नजर आ रहा है. ठीक है. फिर आप इसकी जो ना आर्टीरियल सप्लाई भी देख सकते हैं.
किस तरह जो है वो आपको नजर आ रही है, सप्लाई हो रही है सीलिएक ट्रंक से लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है वो इसको सप्लाई करिए लोअर 1/3 ऑफ द इसोफेगस को, ठीक है। डिसेंडिंग एब्डोमिनल अयोटा की जो ब्रांच है सीलिएक ट्रंक, उससे जो उसकी ब्रांच है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सीलिएक ट्रंक की, वो लोअर 1/3 ऑफ द इसोफेगस को सप्लाई कर रही है। ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, ठीक है, लेटरल व्यू। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं थाइमस। थाइमस इज अ फ्लैटेंड बायलोब स्ट्रक्चर लाइंग बिटवीन द स्टर्नम एंड द पेरिकार्डियम इन एन इंटीरियर मीडियास्टम, ठीक है। न्यूबॉर्न इन्फेंट में ये रीच करेगा लार्जेस्ट साइज रिलेटिव टू द साइड्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचेगा, ठीक है। एट विच टाइम इट मे एक्सटेंड अप टू up through the superior mediastinum in front of the great vessel into the root of the neck duct. The thymus continue to grow until puberty, but thereafter undergo involution. जैसे puberty attain हो जाएगी तो thymus involute हो जाएगा, ठीक है। इट हैज अ पिंक lobulated appearance and is the site for development of T lymphocyte, यानी thymic lymphocytes को ये इसकी प्रोडक्शन करता है, डेवलपमेंट करता है, ठीक है। ब्लड सप्लाई में थाइमस जो है वो इंफीरियर थायराइड आर्टरी से अपनी ब्लड सप्लाई लेगा एंड इंटरनल थोरेसिक आर्टरी से लेगा, ओके। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं। डायग्राम्स आप देख सकते हैं, ठीक है। अप्लाइड एनाटॉमी जो है इज़ाइगस वेन और केवल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। In obstruction of the superior inferior vena cava, the izygous vein provide an alternative pathway. अगर कहीं superior inferior vena cava की obstruction होती है तो izygous vein एक alternative channel बना देगा ताकि venous blood जो है ना वो return back हो जाए to the right atrium of the heart, ठीक है। This is possible because these veins and their tributaries connect the superior inferior vena cava. ये इसी तरह मुमकिन है कि ये इनकी veins और इनकी जो tributaries है वो connect करती हैं inferior and superior vena cava को, अगर बीच में कहीं unfortunately obstruction हो जाए तो, ठीक है। आगे देख लें ये डायग्राम, ये इसकी जो है inferior vena cava कैसे जा रहा है और कैसे इसकी tributaries इसको connect करती हैं, ठीक है। Aneurysm and coarctation of the aorta. एनेरिज्म्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉक्टेशन ऑफ द एओर्टा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनेरिज्म जो है वो डायलेटेशन ऑफ द वेसल को कहते हैं, कॉक्टेशन जो है वो नैरिंग ऑफ द वेसल को कहते हैं। आगे चलते हैं हम, ठीक है। ये डायग्राम भी आपको नजर आ रही है जिसमें जो है वो एओर्टा नजर आ रहा है आपको, ठीक है। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, आपको जिससे पता है कि पेटेंट जो है जैसे कि बाईपास होता है बेबी के अंदर जो अभी जिसकी बर्थ नहीं हुई होती, ठीक है, तो वो जो है लंग को बाईपास कर देता है, तो क्योंकि सारा का सारा जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो बेबी मदर से ले रहा होता है। The ductus arteriosus represent the distal portion of the six left aortic arch. जो ductus arteriosus है वो represent करता है distal portion of the sixth left aortic arch and connect the left pulmonary artery to the beginning of the descending aorta. तो इस तरह ये bypass कर देता है लंग को, ठीक है। ये connect करता है, ठीक है, sixth left aortic arch and connect the left pulmonary artery to the beginning of the descending aorta, ठीक है। और फीटल लाइफ में ब्लड पास करता है, ठीक है, इसके जरिए, और जो है बाईपास करता है लंग्स को, और जब बर्थ हो जाती है तो नॉर्मल जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाता है ये और क्लोज हो जाता है बाद में, और बाद में जो है ये लिगामेंटम आर्टेरियोसम बन जाता है, ठीक है। और जब डक्टस आर्टेरियोसिस कंस्ट्रिक्ट ना करे, क्लोज ना हो या ऑब्लिटरेट ना करे तो इसकी क्लोजर का फेलियर हो जाए, ठीक है, तो फिर ये एक कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी की सूरत इख्तियार करेगा और इसी तरह फिर ये हार्ट डिजीजेस में इन्वॉल्व होगा, एसोसिएट करेगा। और इसी तरह अगर ये पेटेंट रह जाता है, ठीक है, तो रिजल्ट ये होते हैं कि हाई प्रेशर अयोटिक ब्लड पासिंग इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, और इसी तरह प्रेशर रेज करेगा पल्मोनरी सर्कुलेशन में और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाएगी और इसको सर्जिकली डिवाइड करना पड़ता है और लाइगेट करना पड़ता है, ठीक है। ये नॉर्मल हार्ट की पिक्चर है। पैरालिसिस ऑफ द डायफ्राम जो कि मैंने आपको डायफ्राम में पढ़ा दिया, ठीक है। ये पैरालिसिस ऑफ द डायफ्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सही से कर लीजिएगा, ठीक है। सिंपैथेटिक ट्रंक जो है वो सिंपैथेटिक ट्रंक ट्रीटमेंट ऑफ रेनॉल्ड डिजीज में, और आगे मूव करते हैं। ये सिंपैथेटिक ट्रंक की चेन है, ठीक है।
ईसोफेजियल कंस्ट्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ। किस लेवल पे आपको उसके इंचेस याद होने चाहिए। कार्सिनोमा ऑफ द लोअर थर्ड ऑफ द एसोफेगस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी मैंने आपको कराया, ऑलमोस्ट मैंने बेटा आप लोग को सब कुछ करा दिया है। ये सिर्फ रिवीजन क्लास थी, ठीक है। उसमें मैंने आपसे चूंकि कहा था कि मैं आपको लास्ट में मैक्सिमम रिवाइज कराने की कोशिश करूंगी, तो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। जी बेटा, एनॉमलीज ऑफ द एओटा इंक्लूडेड इन दिस स्टेज, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस स्टेज, ठीक है। दिस इज नॉट जो है वो सब स्टेज नहीं है, यानी कि आपकी फर्स्ट सब स्टेज और सेकंड सब स्टेज दोनों को मिला के आपकी एक फुल स्टेज है, जिसमें आपने सब कुछ करना है, ठीक है। अप्लाइड और उसका जो नॉर्मल है उसकी अप्लाइड सब कुछ, एवरीथिंग, ओके। बेटा मैं आपको शो कर देती हूँ। नर्व्स में आपका जो है वेगस नर्व है, ठीक है, फ्रेनिक नर्व है, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है, सिंपैथेटिक ट्रंक है, ठीक है। स्लाइड आपने देखी है, ये सारी बेटा आपकी बुक वाली ही डायग्राम्स है। ये आपकी स्लाइड मैंने शो कर दी है, देख लें आप, ठीक है। आगे मूव करते हैं। बेरियम सॉलो एक इन्वेस्टिगेशन है, इसको भी आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है, ठीक है। पोर्टल सिस्टमिक वीनस एनास्टोमोसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टेज। और जो है आई होप आपकी जो है वो सब स्टेज, सेकंड जो सब स्टेज थी वो भी काफ़ी अच्छी हुई होगी, क्योंकि फर्स्ट सब स्टेज का तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा था आपका। तो ऑल द बेस्ट बेटा, एंड थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।